कल हम लोग की क्लास में क्रियाकलाप 2 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 आवश्यक सामग्री: बीकर, आसू जल, मोटा गद्दा, कार्बन की छड़ें, बल्ब, तार, सेल, नमक। ठीक है, एक बीकर में आसू जल ले। अब मोटे गद्दे में 2 कार्बन की छड़ें लगा दे तथा उसे चित्र इतना के अनुसार बीकर के ऊपर रख दे। इन छड़ों को तांबे के तार की सहायता से सेल और बल्ब से जोड़े। क्या बल्ब जलता है? अब जल में 1 चम्मच नमक घोले, फिर प्रयोग को दोहराए। क्या बल्ब अब जलता है? आसू जल का विद्युत का कुचालक होता है, किंतु लवण घुल जाने के कारण विलयन विद्युत का चालक हो जाता है तथा बल्ब जलने लगता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। एक बीकर में 2 कार्बन की छड़ें लेते हैं। 2 कार्बन की छड़ को 2 मोटा गद्दा लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, कार्बन की छड़ लगा देते हैं। ठीक है, अब कार्बन की छड़ ये जो दिख रही है ये वाला, अब इसको तार से जोड़ देते हैं। तो एक सिरे में हम सेल जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे में क्या कर देते हैं, बल्ब जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पात्र में क्या लेंगे, आसुत जल लेंगे। ये वाले पात्र में हम क्या लेंगे, आसुत जल लेंगे। तो इसको हम स्विच को चालू करके देखेंगे, मतलब इसको करके देखेंगे तो ये बल्ब क्या होता है, नहीं जलता है। बल्ब नहीं जलता है। अगर ये आसुत जल में हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। नमक मिला के इसको हम घोल देते हैं, तब देखते हैं तो क्या हो जाता है, ये मतलब बल्ब है वो क्या हो जाता है, जलने लगता है। तो मतलब आसुत जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसी कारण बल्ब क्या होता है, नहीं जलता है। और जो नमक मिला देने पर जो विलयन है वो क्या हो जाता है, विद्युत का चालक हो जाता है, इसी कारण क्या हो जाता है, बल्ब जलने लगता है। ठीक है, अब है बरसात के दिनों में कभी कभी खुले बिजली के तार का गीली दीवार से संपर्क हो जाता है तो दीवार छूने से झटका लगता है। इसका कारण भी जल में घुले लड़ों के कारण जल से विद्युत का प्रवाहित होना है। कभी कभी क्या होता है, जब बरसात के दिनों में हम दीवार से संपर्क मतलब दीवार को छूते हैं, टच करते हैं तो क्या हो जाता है, झटका लगता है। यही एक कारण है, उसमें क्या हो जाता है, दीवार गीली हो जाती है। ठीक है, इसी कारण उसमें क्या हो जाता है, उसमें मतलब दीवार गीली हो जाती, मतलब वायुमंडल में जो लवण उपस्थित होते हैं, वायुमंडल में के जल में लवण उपस्थित होते हैं, इसी कारण उसमें क्या हो जाता है, विद्युत प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जल एक अनोखा विलायक। जल में बहुत से पदार्थ घुलनशील हैं, इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। किसी विलायक में जल में क्या होते हैं, बहुत सारे पदार्थ घुलनशील होते हैं। जल में बहुत सारे पदार्थ घुलनशील होते हैं, इसी को ही हम सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। किसी विलायक में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। जब कोई विलेय विलायक में घुलता है तो बना मिश्रण विलयन कहलाता है। ये जो पदार्थ इसमें हम आसुत जल लिए हैं वो क्या है, विलायक है। तो विलायक में हम किसको घोले हैं, नमक को घोले हैं, तो नमक क्या हो गया, विलेय हो गया। ठीक है, और ये पूरा मतलब पदार्थ मतलब जो बना है वो क्या बन गया, विलयन बन गया। तो वही है कि किसी विलयन में घुलने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। किसी विलयन में घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। और जब कोई विलेय जो है वो विलयन में घुलता है तो जो बना मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जब कोई विलेय जो है वो विलायक में घुलता है तो बना मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, अब है क्रियाकलाप 4। तो क्रियाकलाप 4 में आवश्यक सामग्री है कांच की स्लाइड, नल का जल गर्म करने का साधन। तो कांच की स्लाइड पर नल के जल की कुछ बूंदें रखकर तब तक गर्म करें जब तक वह पूरा वाष्प बनकर न उड़ जाए। जल का वाष्पीकरण स्लाइड को सूर्य के प्रकाश में रखकर भी किया जा सकता है। क्या स्लाइड पर कोई पदार्थ
प्राप्त हुआ यह पदार्थ जो है जल में घुले लवण है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है जैसे कि हम क्या करते हैं, एक कांच का स्लाइड लेते हैं, कांच के स्लाइड को हम क्या करते, कांच के स्लाइड में जल की एक बूंद डालते हैं तो उसको तब तक गर्म करते हैं जब वो बूंद जो है वो सोख न लेते हैं, वाष्प बनकर उड़ न जाता है। तब हम देखते हैं कि वो कांच के स्लाइड में व्हाइट वाला परत जम जाती हैं। वही क्या होते हैं, वो पदार्थ के क्या हो जाते हैं, जल में घुले लवण होते हैं। पदार्थ में जब जल है वो क्या हो जाते हैं, जल में घुले लवण ही हैं। जब वो जल क्या हो जाते हैं, वाष्प बनकर पूरे उड़ जाते हैं तो उसके लवण क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो वही क्या है, लवण है। पदार्थ में घुले, जल में घुले लवण है। इसको हम सूर्य के प्रकाश में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब है क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री बीकर, नमक, शक्कर, जल, त्रिपाद स्टैंड, तार की जाली, चम्मच, गर्म करने का साधन। एक बीकर को जल से आधा भरकर 1 चम्मच नमक डाले तथा कांच की छड़ से हिलाए। क्या पूरा नमक जल में घुल गया? नमक के घुल जाने पर क्रमशः आधा आधा चम्मच नमक तब तक डालकर हिलाए जब तक और अधिक नमक घुलना बंद न हो जाए। इस प्रकार प्राप्त विलयन को उस तप पर उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में आधा बीकर जल लेते हैं और जल में क्या करते हैं, नमक डालते हैं। नमक डालकर हम उसको हिलाते हैं तो उसमें वो तो नमक तो घुल जाएगा, लेकिन पूरा नमक घुलेगा कि नहीं उसको देखना है। ठीक है, अब वो नमक के घुलने के बाद हम फिर थोड़ा सा नमक डाल के हिलाएंगे। उसमें तब तक हिलाएंगे, मतलब नमक डालकर हिलाते जाएंगे जब तक वो नमक क्या हो जाए, पूरा नमक क्या हो, घुलना, जब तक ना घुल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्राप्त विलयन है, इसमें हमको क्या होगा, विलयन प्राप्त होगा। तो उसको अगर हम ताप पर उसी ताप पर हम क्या कहते हैं, वो विलयन है, वो विलयन जिस ताप पर है उसी ताप पर हम उसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। उस पदार्थ का उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। जो विलयन हमको प्राप्त हुआ है वो विलयन को जिस ताप पर है उसी ताप पर हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब बीकर को त्रिपाद स्टैंड पर रखकर गर्म करें, पुनः नमक को घोलें। आप देखेंगे कि ताप बढ़ने के साथ साथ नमक और अधिक घुलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ताप क्रम में परिवर्तन के साथ विलेयता बदलती है। अगर हम संतृप्त विलयन को क्या करते हैं, बीकर को, संतृप्त विलयन वाले बीकर को क्या करते हैं, हम स्टैंड पर रखकर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है, नमक तो घुलेगा, लेकिन क्या होगा, ताप बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ नमक क्या होगा, और अधिक घुलेगा। ठीक है, ताप बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, नमक जो है वो और अधिक घुलेगा। तो इसी को ही है, तो तापक्रम के साथ साथ क्या हो रहा है, ताप में परिवर्तन होने के साथ साथ उसकी विलेयता में भी क्या हो रही, परिवर्तन हो रही है। ठीक है, ताप में परिवर्तन होने के साथ साथ ये विलेयता में भी परिवर्तन हो रही है। ठीक है, यही प्रयोग शक्कर तथा अन्य पदार्थों के साथ दोहराए। आप देखेंगे संतृप्त विलयन बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थों की जल में विलेयता अलग अलग होती है। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की 100 मिलीलीटर जल में विलेय अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की उस ताप पर विलेयता घुलनशील कहलाती है। किसी निश्चित, मतलब एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की 100 मिलीलीटर जल में विलेय अधिकतम मात्रा जो है वो उस पदार्थ की क्या कहलाती है, उस ताप पर विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है। निश्चित ताप पर होना चाहिए और पदार्थ की 100 मिलीलीटर जल में, 100 मिलीलीटर जल में जो जल की विलेय है वो अधिकतम मात्रा, जल की विलेयता की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की ताप पर क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है या घुलनशीलता कहलाती हैं। और ये प्रयोग को हम शक्कर और अन्य पदार्थों में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल में केवल ठोस ही पदार्थ विलेय नहीं होती,
ठोस पदार्थ के अलावा गैसें भी विलय होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती हैं, विलय होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा ज़्यादा विलय होती हैं जल में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा ज़्यादा विलय होती है, ठीक है, जल में। और जब हम शीतल पेयजल बनाते हैं उस समय अधिक ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस को ही क्या किया जाता है, जल में विलय किया जाता है, ठीक है। अब है समुद्री जल का खारापन। वर्षा का जल आशुद्ध जल होता है जिसमें खनिज लवण नहीं पाए जाते हैं, किंतु वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण उसमें विभिन्न गैसें घुल जाती हैं। जब यह जल मृदा तथा चट्टानों में से होकर बहता है तो उसमें कई प्रकार के खनिज लवण घुल जाते हैं। नदियों से बहकर यह जल समुद्र तक पहुंच जाता है। इस प्रकार समुद्र के जल में लवणों की मात्रा बढ़ जाती है तथा समुद्र का पानी खारा हो जाता है। वर्षा के जल में वर्षा का जो जल होता है वो अशुद्ध जल होता है, जिसमें क्या होता है, खनिज लवण की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। जब ये गिरता है अशुद्ध जल जो है वो बरसात होती है तो वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण क्या हो जाता है, इसमें विभिन्न गैसें घुल जाती हैं। और जब ये जल क्या होती है मृदा और चट्टानों से होकर बहती हैं तो इसमें विभिन्न खनिज लवण क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और नदियों से होकर ये क्या हो जाते हैं, नदियों से बहकर समुद्र में पहुंच जाता है। इस प्रकार जो समुद्र का जो जल होता है उसमें खनिज लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और समुद्र का जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, ठीक है। समुद्री जल के 1 लीटर में लगभग 35 ग्राम लवण होते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में नमक, सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त कम मात्रा में अन्य प्रमुख लवण सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम आयोडाइड होते हैं, ठीक है। समुद्री जो जल होते हैं उसमें 1 लीटर में लगभग 35 ग्राम लवण होते हैं। समुद्री जल में कम से कम 1 लीटर में 35 ग्राम लवण होते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, और कम मात्रा में क्या होता है, सोडियम बोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड होते हैं, ठीक है। आयोडीन की अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। समुद्री जल से प्राप्त नमक में थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, किंतु यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अलग कर दिया जाता है। शुद्ध नमक में इसकी निर्धारित मात्रा पुनः मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है, जो हमें आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। समुद्र से जो नमक प्राप्त होता है वो क्या होता है, आयोडीन की जो कम मात्रा है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। और समुद्र से जो नमक प्राप्त होता है उसमें थोड़ी मात्रा में ही पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। जब इसको शुद्धिकरण किया जाता है, नमक का शुद्धिकरण किया जाता है, तो ये पोटेशियम आयोडाइड की जो थोड़ी मात्रा होती है उसको अलग कर दिया जाता है। फिर जब इसमें नमक को क्या किया जाता है, नमक की में निर्धारित मात्रा मतलब नमक में आयोडीन की निर्धारित मात्रा मिलाकर उसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है, जो हमारे शरीर में मतलब आयोडीन की कमी से होने वाले हमारे शरीर में घेंघा रोग को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये हो गया आप लोग का समुद्री जल का खारापन।